आप एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। दोस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। उसी को ध्यान में रखकर जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, विविध के जो टॉपिक हैं, उनके वीडियोस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और आज इसी क्रम में मैं अपना एक और वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्त, ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। पहला पार्ट इसका आज आ गया है, दूसरा पार्ट कल आ जाएगा। इस वीडियो में ना हम सिर्फ अंतरराष्ट्रीय संगठन कवर करेंगे, ना हम सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करेंगे, बल्कि जो अलग अलग संगठन हैं जैसे कि सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, इन सारे संगठनों की भी हम बात करेंगे। आरसीईपी जैसी संधियों की भी हम बात करेंगे जो सफल नहीं हो पाई। तो सारा एक कंप्लीट वीडियो रहेगा जिसमें आपको महत्वपूर्ण संस्थान, उसका स्टैटिक जीके और करंट दोनों चीजें आपको एक वीडियो में मिल जाएंगी। आज माफी चाहूंगा कि मेरा आज एक ही वीडियो आ पाया है। मेरी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है दोस्त, माय हेल्थ इज नॉट गुड, सो मे बी मैं कल लाइव ना आ पाऊँ, पर रिकॉर्ड कर दूंगा आपके वीडियो। पॉलिटी के जो मेरे लास्ट के 3 वीडियो बचे हुए हैं उसमें से एक मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, पंचायत वाला वीडियो। तो पंचायत वाला वीडियो आपको 31 को मिल जाएगा, ओके। और महत्वपूर्ण संशोधन वाला वीडियो आपको कल मिल जाएगा और महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। तो वो दोनों वीडियो आपको कल मिल जाएंगे। उसके अलावा एक कल या फिर एक बाद में मिल जाएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कल मिलेगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला वीडियो आपको कल मिलेगा। 31 तारीख को आपको पंचायत वाला वीडियो मिलेगा और 1 जनवरी को जो आपको वीडियो मिलेगा वो है महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो इस प्रकार से मेरे पॉलिटी के लास्ट वीडियो आएंगे। कल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पार्ट आ जाएगा और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा दोस्त, भारत और मध्य प्रदेश की जनगणना वाला। तो जनगणना वाला वीडियो बड़ा रहेगा। आई वुड ट्राई कि उसको लाइव करें, लाइव नहीं हो पाएगा तो उसको हम रिकॉर्डेड प्ले करेंगे, मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्त, आई विश कि आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हैं। वहां पर एमपीएसआई, एमपीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्लीज वहां पर जाइए और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर फ्री और पेड दोनों क्लासेस होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी आने वाले एग्जामिनेशन में। मेरा एक कोर्स वहां पर ऑलरेडी चल रहा है, 20 जनवरी से वहां पर मेरा मेंस का कोर्स भी स्टार्ट होगा। और सब्सक्रिप्शन बहुत ही आसान है यार, 6,300 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, पर कोड आपको यूज करना पड़ेगा SG लाइव। तो SG लाइव कोड यूज करके जो ये 7,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है यही आपको 6300 में मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक अंतरराष्ट्रीय संगठन की। आई विश कि इसके पहले के 3 वीडियो आपने देख लिए हैं जिसमें हम बात कर चुके हैं महत्वपूर्ण दिवस की, हम बात कर चुके हैं रामसर स्थल की, और मुझे लगता है कि अब तक का मेरा सबसे मेहनत वाला वीडियो जो था वो महत्वपूर्ण समितियों वाले वीडियो की भी हम बात कर चुके हैं। तो दोस्त, अंतरराष्ट्रीय संगठन की हम बात करेंगे। कॉमेंट आखिरी में, हमेशा की तरह, रोज की तरह हमारा नियम है कि पहले हमको पढ़ाई करना है और आखिरी में हम कमेंट लेंगे, ओके। सो अब बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन को। महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, आज 24 संगठनों की हमें बात करनी है और कल के वीडियो में 10 से 12 संगठनों की बात करनी है। चलिए, एक आएगा क्रमांक, उसके बाद हम संगठन का नाम पढ़ेंगे। अगले वाले कॉलम में आप हेडक्वार्टर पढ़ेंगे, मुख्यालय, किस साल उसकी स्थापना हुई आप ये पढ़ेंगे, और फिर हम अगले पार्ट में यहां पर अन्य जानकारी पढ़ेंगे जैसे कितने सदस्य हैं, अगर कोई महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अध्यक्ष कौन है, इन सारी बातों की चर्चा दोस्त हम करेंगे। चलिए एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से काम हो जाना है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है WHO। पहला संस्थान कौन सा है दोस्त? पहला संस्थान है WHO और सभी लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या है दोस्त? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला सवाल, सर इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर करेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है दोस्त इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और हम सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
इसके अलावा WHO के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है। तो यह सौम्या स्वामीनाथन जी का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह पॉइंट आपको याद रखना है कि WHO के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? सौम्या स्वामीनाथन है। ओके, सौम्या स्वामीनाथन है। आप लोग बताइएगा कि MS स्वामीनाथन के साथ इनका क्या संबंध है। ओके, वर्तमान में हेड कौन है? तो वर्तमान में WHO के जो हेड हैं वो टेड्रोस एडनॉम है। टेड्रोस एडनॉम इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आंसर करेंगे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसमें शामिल होने वाली WHO के उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं और दोस्त बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संस्थान की जो मुख्य परीक्षा का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। याद रखेंगे जीएस पेपर 2 की यूनिट 2 जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो जीएस पेपर 2 में जीएस पेपर 2 की यूनिट 10 में आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ने पड़ते हैं और WTO एक महत्वपूर्ण संस्थान है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया दोस्त? फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं दोस्त? विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट में वीडियो एक बार चेक कर लूं तो पता चला वीडियो चल नहीं रहा था। वीडियो एक बार जैसा, एक मिनट। ओके, सब सही है। चलिए, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड कब इसकी स्थापना हुई? तो 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी स्थापना गेट को प्रतिस्थापित करके हुई थी। GATT को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना हुई थी और GATT का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, तो बेसिकली क्या था कि पहले 1947-48 के आसपास, मैं ईयर भूल रहा हूं, एक बार आप देख लेना, तो 47-48 के आसपास GATT नाम की एक संस्था बनाई गई। GATT नाम की एक संस्था बनाई गई और उसमें भारत भी शामिल था। तो याद रखेंगे, चाहे WTO की स्थापना की बात हो, चाहे GATT की स्थापना की बात हो, दोनों के संस्थापक सदस्यों में, दोनों के फाउंडिंग मेंबर में इंडिया शामिल था। बाद में एक समझौता हुआ जिसे कहा जाता है मार्केश समझौता। क्या कहा जाता है दोस्त? मार्केश समझौता कहा जाता है, जो कि 15 अप्रैल 1994 में हुआ। तो मार्केश समझौता हुआ, एक मार्केश अग्रीमेंट हुआ जो कि 1994 में हुआ और उस अग्रीमेंट के बाद GATT से बड़ा एक संस्थान बना जिसका नाम दिया गया WTO। और जो कब आया पिक्चर में दोस्त? ये पिक्चर में निकल के आया 1 जनवरी 1995 को। कब निकल के आया? तो 1 जनवरी 1995 को ये निकल करके आया। 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हो गया। क्लियर? एक बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि WTO को सदस्यों की संख्या कितनी है? WTO में सदस्यों की संख्या है 164 और 164 संख्या इसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन बनाती है। तो आप कहेंगे सर फिर वर्ल्ड बैंक क्या है? तो वर्ल्ड बैंक वगैरह बैंक है दोस्त। IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर आप डिस्कशन नहीं करते इकोनॉमिक इश्यूज का। लेकिन WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाती है, जहां पर इकोनॉमिक रिलेटेड सब्जेक्ट की बात की जाती है। ओके, तो इकोनॉमिक रिलेटेड सब्जेक्ट की यहां पर बात की जाती है। तो 164 सदस्य हैं जो इसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। WTO में 3 प्रकार की सब्सिडियां दी जाती हैं। 3 प्रकार की सब्सिडी WTO में दी जाती हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। और रिपोर्ट कौन सी आती है? तो वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट आती है और वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट आती है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रॉबर्ट एजाविडो है जो कि ब्राजील से आते हैं। रॉबर्ट एजाविडो हैं जो कहां से आते हैं दोस्त? ब्राजील से निकल करके आते हैं। सो सी दीज आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है WTO के बारे में। WTO के बारे में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995
1999 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 164 सदस्य हैं और 3 प्रकार की सब्सिडी इसके द्वारा जारी की जाती है। तो आई विश आपको ये सारे पॉइंट WTO के बारे में याद रखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि ट्रिप्स अग्रीमेंट हो गया, ओके, ट्रेड रिलेटेड राइट वाला ट्रिप्स अग्रीमेंट, इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझौता है। तो ट्रिप्स समझौते की बात भी अक्सर होती रहती है। सोलर पैनल को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में जो विवाद था वो भी WTO में ही चल रहा था। आगे चलते हैं, अगले न्यूज की बात करते हैं दोस्त। अगला हमारे पास संस्थान है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। अगला संस्थान कौन सा है दोस्त? विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। कहां पर है? वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। कब हुई स्थापना दोस्त? 1944 में हुई, 1944 में हुई। कितने सदस्य हैं? तो 189 मेंबर्स हैं। 189 इसके मेंबर हैं। दूसरा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविस माल्पास अमेरिका से आते हैं। और आप जानते हैं कि जिम योंग बहुत समय तक इसके अध्यक्ष रहे आए, तो उनका जगह किसने लिया? डेविड माल्पास ने लिया, जो अमेरिका से आते हैं। दूसरा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है? वो अंशुला कांत है। अंशुला कांत। और अंशुला कांत भारत से आती है। अंशुला कांत कहां से आती है? भारत से आती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक में इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और ये है कि इसके लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन्स वर इंडिया। अब तक सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक से किसने लिया है? तो इंडिया ने लिया है दोस्त। किसने लिया है? इंडिया ने लिया है। उसके अलावा ये बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। आप लोग मुझे जल्दी से बता देंगे कि भारत की जो रैंक रही है वो क्या रही है? ये दोस्त आपको आंसर करना है कि इंडिया की रैंक क्या रही है। और अगला आंसर मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो कितने मापदंडों पर बनाई जाती है, वो कितने पैरामीटर्स पर बनाई जाती है, इस बात का आंसर भी आप देंगे। तो दोस्त हमने क्या देख लिया? हमने बात की कि जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 189 इसके मेंबर्स हैं। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो डेविड माल्पास है। और अंशुला कांत जो यहाँ की MD है वो इंडिया से बिलोंग करती है। और ईज ऑफ डूइंग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक बात दोस्त यहां पर याद रखना कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ये बैंकों का समूह है, जिसमें सबसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट शामिल, IBRD शामिल है। ओके, इस प्रकार के IDS में शामिल है। तो इस प्रकार की इसमें एक मीगा करके ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बहुत सारे 3-4 बैंकों का एक समूह है। तो वर्ल्ड बैंक 3-4 बैंक से बनने वाला एक पूरा समूह बन जाता है, विश्व बैंक समूह। और ये यूनाइटेड नेशन का भी हिस्सा है, ये UN का भी पार्ट है। दूसरी बात आप याद रखना कि एक हो गया वर्ल्ड बैंक और दूसरा हो गया IMF। इन्हें कहा जाता है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड बेसिकली एक जगह है अमेरिका में। तो ब्रेटन वुड में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड में, जिसमें जॉन मिनार्ड कीन और हैरी वाइट नाम के 2 अर्थशास्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। जॉन मिनार्ड कीन जो कि इंग्लैंड के एक मशहूर अर्थशास्त्री रहे हैं, और हैरी वाइट, इन 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था विश्व बैंक और IMF की स्थापना में। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आपको दोस्त याद रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं WIPO की। किसकी बात करते हैं दोस्त? WIPO की बात करते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है वर्तमान में। ओके, मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चाहे हम WHO की बात कर लें, चाहे हम WTO की बात कर लें, और चाहे हम WIPO की बात कर लें, तीनों का ही मुख्यालय कहां पर है दोस्त? तीनों का ही मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।
ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब की गई? तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। 1967 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे मनाया जाता है। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? सो रिमेंबर 192। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 192 इसके सदस्य हैं। भारत 1975 में इसका सदस्य बना और ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैश्विक नवाचार रिपोर्ट या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है दोस्त? तो आंसर करेंगे WIPO के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। देखो WIPO जो है उसके बारे में एक आखिरी पॉइंट दोस्त याद रखना कि ये भी यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। ओके, तो चाहे आप WHO की बात कर लो, चाहे आप IMF की बात कर लो, चाहे आप WIPO की बात कर लो, ये सबके सब किसका पार्ट हैं? तो दोस्त याद रखना ये सबके सब यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूएन के बारे में जब आप यूएन पढ़ते हैं तो यूएन में आपको बहुत सारे संस्थान मिलते हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल आपको मिलता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मिलता है, और उसके अलावा यूएन का एक महत्वपूर्ण संस्थान आपको मिलता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक निकाय। इस आर्थिक और सामाजिक निकाय में, इस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में WHO भी आ जाता है दोस्त, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है, इसमें IMF भी आ जाता है। तो ये सारे संस्थान किसमें आ जाते हैं? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में आ जाते हैं। तो ये पार्ट आपको याद रखना है। तो आई विश WIPO के बारे में कुछ पॉइंट आपको क्लियर होंगे। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब बनकर के आया? 1967 में बनकर के आया। 192 भारत 1975 में सदस्य बना और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का प्रकाशन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका PDF ऑलरेडी मैंने अपलोड करा दिया है टेलीग्राम पर, तो प्लीज वहां पर आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, बात करते हैं अगली ऑर्गेनाइजेशन की। 5वें नंबर पर एक संगठन है। आप कहेंगे बेसिकली ये एक संगठन है और यहां पर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे देशों की पार्टनरशिप से एक निकाय बनाया गया है और ये निकाय भी साल भर चर्चा में रहा। नाम है बिम्स्टेक। नाम क्या है? बिम्स्टेक। तो आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है दोस्त, तो प्लीज इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। पहले नंबर तो फुल फॉर्म की ही बात कर लेते हैं। हमारे पास वर्ड आया BIMSTEC, बिम्स्टेक। तो बी से निकल के आएगा बे ऑफ बंगाल। क्या निकल के आ गया बी से? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ओके, आई से निकल के आएगा इनिशिएटिव। आई से क्या निकल के आएगा? इनिशिएटिव। देखो यहां पर आ गया इनिशिएटिव। एम से निकल के आएगा मल्टी। ओके, इनिशिएटिव फॉर मल्टी। और एस से निकल के आएगा सेक्टरल। ओके, सेक्टरल। टी से निकल के आएगा टेक्निकल। ई से हमेशा एक ही वर्ड बनेगा यहां पर, इकोनॉमिक। और सी से बनेगा कोऑपरेशन। ओके, तो अब ध्यान से देखना दोस्त। यहां पर बी से क्या निकल के आ गया? तो बे ऑफ बंगाल निकल करके आ गया। क्या निकल के आ गया? बे ऑफ बंगाल निकल के आया दोस्त। आई से क्या निकल के आया? तो इनिशिएटिव निकल के आया। इनिशिएटिव नाम का वर्ड निकल के आया। एम से क्या निकल के आया? तो दोस्त याद रखना, एम से मल्टी नाम का शब्द निकल करके आया। एस से क्या निकल के आया? सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल। और टी से क्या निकल के आया? टेक्निकल। ई से निकल के आया इकोनॉमिक और सी से निकल के आया कोऑपरेशन। ओके, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये हो जाएगा फुल फॉर्म किसका? बिम्स्टेक का। ये किसका फुल फॉर्म हो जाएगा? ये फुल फॉर्म हो जाएगा बिम्स्टेक का, बिम्स्टेक का। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा चर्चा में रही है।
आप जानते हैं कि भारत ने लगातार बिम्स्टेक के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर दिया है। भारत बिम्स्टेक और आसियान के करीब जा रहा है क्योंकि जो सार्क है उसका भविष्य बड़ा धूमिल हो गया है और सार्क से कुछ ज्यादा उम्मीदें अब भारत को नहीं है। तो भारत लगातार अपनी विदेश नीति में सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहा है वो आसियान देशों पर कर रहा है और बिम्स्टेक देशों पर कर रहा है। चलिए 2 मिनट इसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं दोस्त। तो बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? तो 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है? आंसर कर देंगे ढाका में। मुख्यालय कहां पर है दोस्त? इसका मुख्यालय ढाका में है। बंगाल की खाड़ी में बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए पहल है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देश इसके सदस्य हैं। कंट्रीज में कौन कौन है? बांग्लादेश, आप देख लें यहां पर, ये भारत है और ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहां पर आपको एक देश मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमारा इंडिया है दोस्त। इंडिया के बाद यहां पर आप देखेंगे तो आपको म्यांमार मिलेगा, यहां पर आप देखेंगे तो श्रीलंका। तो देखो 4 देशों के नाम तो आपको ऐसे ही याद हो गए, ये बिल्कुल आराम से। यहां पर श्रीलंका आता है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, म्यांमार। तो 4 देशों के नाम याद करने में तो हमें बिल्कुल समस्या नहीं जाना चाहिए जो बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है। उसके अलावा आप मुझे यह बताओ कि यहां पे 2 ये कंट्रीज अलग से हैं। अब ये बंगाल की खाड़ी में तो स्थित नहीं है लेकिन उनको शामिल किया गया है, तो ये 2 के नाम अलग से याद रख लेना, नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान, और उसके अलावा एक नाम और याद रखना पड़ेगा, थाईलैंड। तो कितने हो गए दोस्त? टोटल हो गए 4 + 3, कितने हो गए? 7 हो गए। तो ये 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। नेपाल, भूटान और थाईलैंड का नाम आप अलग से याद रख लेना। ये हो गया आपका बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन 2004 में थाईलैंड में हुआ था। 2008 में इंडिया में इसका सम्मेलन हुआ, 2018 में नेपाल में इसका सम्मेलन हुआ और 2022 में दोस्त इसका सम्मेलन कहां पर हुआ? श्रीलंका में हुआ। तो ये इसके प्रमुख समिट भी हो गए कि अगर पूछा जाए कि बिम्स्टेक का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ तो आंसर करेंगे थाईलैंड। बिम्स्टेक का भारत में पहला सम्मेलन तो आंसर करेंगे 2008 में। बिम्स्टेक का 2018 का सम्मेलन आंसर करेंगे नेपाल, और बिम्स्टेक का 2022 का अगला सम्मेलन कहां पर होगा? आंसर करेंगे श्रीलंका। महत्वपूर्ण संगठन है दोस्त, सदस्यों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। 4 मेंबर्स के नाम आपको याद हो ही गए, भूटान, नेपाल, और उसके बाद किसे ऐड कर देंगे? ऐड कर देंगे थाईलैंड को। तो आपका ये संगठन कवर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले संस्थान की बात करते हैं। अगला जो संस्थान है वो है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। अगला संस्थान कौन सा है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो रोम, इटली में है दोस्त। इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। कब बनाया गया? तो 1945 में इसे बनाया गया। कब बनाया गया? 1945 में इसे बनाया गया। वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करता है। वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास का नेतृत्व करता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और FAO के 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। FAO 2 बड़े कार्यक्रम चला रहा है और ये कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पहला तो यहां पर हो गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस और दूसरा हो गया इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। ओके, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन, तो जो फूड प्लांट हम लगाए जाते हैं, तो फूड प्लांटों के प्रोटेक्शन के लिए क्या मेजरमेंट होने चाहिए वो इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन में दिए जाते हैं। और कोडेक्स एलिमेंटेरियम में भी अलग अलग प्रकार के प्रावधानों के बारे में बात की गई है। तो दोस्त यहां पर याद रखना, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय रोम में है। और रोम में भी कहां पर है? इटली में है।
रोम में भी कहां पर है? इटली में। रोम इटली में आता है, रोम इटली में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब की गई? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई, 1945 में इसकी स्थापना की गई। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। और इसके दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपको याद रखना है, और यह भी किसका हिस्सा है? यह भी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पार्ट है। इतने पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले संस्थान की बात करते हैं। अगला संस्थान है ओपीईसी। अगला संस्थान कौन सा है दोस्तों? ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपीईसी का फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार एग्जाम में, तो याद रखेंगे दोस्त, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मुख्यालय कहां पर है? वियना में है। कहां पर है? वियना में है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी है यहां पर, ठीक है, गलत हो गया ये। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो 1960 में इसकी स्थापना बगदाद में की गई थी, जो इराक में आता है। बगदाद कहां पर आता है? इराक में आता है। तो ओपीईसी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक समूह है जिसकी स्थापना 1960 में कहां पर की गई? बगदाद में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्त, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। सदस्य कितने हैं? तो इसके 15 सदस्य हैं। पर सवाल यह आता है कि आखिर हम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? तो कारण यह है दोस्त कि कतर ने 9 जनवरी 2019 को इसकी सदस्यता का त्याग किया था, और यह बहुत ज्यादा बार चर्चा में रहा है। 7 बार ओपेक का आयोजन किया जा चुका है, और 2018 में इसका 7वां सम्मेलन किया था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि ओपीईसी का मुख्यालय कहां पर है? तो आंसर करेंगे दोस्त, वियना में है। कहां पर है? वियना में इसका मुख्यालय है। और इसका गठन कब हुआ? तो 1960 में इसका गठन हुआ। 1960 में इसकी स्थापना की गई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर चलते हैं। ओके, बस 1 मिनट यार, पानी पीते हैं फिर चलते हैं अगले पार्ट पर। 1 मिनट। चलिए अगले ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है आसियान। अगला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है दोस्त? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये अगला संगठन है। इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्त याद रखेंगे, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। आई विश आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एक तो इंडिया में 2018 का जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें चीफ गेस्ट थे। दूसरी बात, भोपाल में भी आसियान यूथ समिट हुआ था। और भारत लगातार आसियान से अपने रिश्ते अच्छे बनाने की बात कर रहा है। और हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में, अभी नवंबर की ही बात है, इसका समिट हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी भी गए थे इंडिया आसियान समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो यही कारण है कि आसियान बहुत कारणों से, और कहा जाता है कि यह दुनिया के सफलतम संगठनों में से एक है, यह दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो यह बहुत चर्चा में रहा है, इसको बहुत ध्यान से आपको कवर अप करना है। तो पहली बात तो आसियान का फुल फॉर्म याद रख लें, एसोसिएशन ऑफ, देखो ए से क्या निकल के आ जाएगा? एसोसिएशन। ए से क्या निकल के आ जाएगा दोस्त? एसोसिएशन निकल के आ जाएगा। एस से क्या निकल के आएगा? साउथ
ई से क्या निकल के आएगा, ईस्ट। ई से क्या निकल के आएगा, ईस्ट। फिर आ गया सर ए, तो ए में क्या आ जाएगा, एशियन, और एन से क्या आ जाएगा, नेशन आ जाएगा। अब देखो इसके नाम में ही इसने ये बता दिया कि आखिरकार इसमें कौन से देश शामिल होंगे। तो दोस्त इसने क्लियरली यहां पर बता दिया कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इसमें शामिल होंगी, साउथ ईस्ट एशियन देश इसमें शामिल होंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश इसमें शामिल होंगे। क्लियर। तो 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा आसियान की स्थापना की गई, लेकिन इसका मुख्यालय किसे बनाया गया, जकार्ता इंडोनेशिया को। मुख्यालय किसे बनाया गया दोस्त, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक सदस्यों में प्रारंभ में इसमें 5 मेंबर थे, पर वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। वर्तमान में इसमें 10 मेंबर हैं। स्थापना के समय इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसमें शामिल थे, लेकिन बाद में फ्यूचर में आगे आकर के वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रुनेई और कंबोडिया भी इससे जुड़ गए। तो ये 10 देश इसमें शामिल हैं। आप एक बार मैप उठा करके देखेंगे तो आपको आसानी होगी। म्यांमार आप देख पाएंगे, नीचे थाईलैंड आप देख पाएंगे, आप वियतनाम, कंबोडिया देख पाएंगे, बीच में एक लैंड लॉक कंट्री लाओस को आप देख पाएंगे, इस साइड जाने पर आप फिलीपींस को देख पाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर को देख पाएंगे। तो ये सारे देश आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक बार प्लीज आप मैप देख लीजिएगा। और मेरा आपसे एक और सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि इन सारे देशों की आप कैपिटल भी याद करके जाइएगा और करेंसी भी पढ़ के जाइएगा। महत्वपूर्ण सवाल आ सकता है कैपिटल और करेंसीज को लेकर के भी। तो आसियान के जितने भी देश हैं, क्योंकि देखिए आसियान और +6 करके एक समझौता होना था RCEP, तो RCEP की चर्चा भी हमको कल करनी है। तो आसियान बड़ा चर्चा में रहा है, तो प्लीज आप ध्यान से कवर करके जाएंगे। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, तो आसियान का जो आदर्श वाक्य है वह है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। इसका ध्येय वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। 33वां आसियान सम्मेलन 2018 में सिंगापुर में हुआ था और वर्तमान में आप जानते हैं कि 2019 का इसका सम्मेलन कहां पर हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है। और इंडिया आसियान समिट नवंबर की स्टार्टिंग में ही हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। और 2018 में ये चीफ गेस्ट थे आसियान के सदस्य। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। APEC उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पढ़ के अपन एक बार देख लेते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, मुख्यालय सिंगापुर में है, 1989 में इसकी स्थापना की गई और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो अगर मान लो सवाल एक आध मान लो कि बहुत टफ सवाल अगर आता है, तो बहुत टफ सवाल ये आ जाएगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत सदस्य नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ सवाल अगर आ जाता है, तो अभी हमने इसे OPEC देखा था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज देखा था, तो उसका मेंबर भी भारत नहीं है। और यहां पर आसियान का मेंबर भी भारत नहीं है, आसियान में भारत इंक्लूड नहीं है, और APEC में भी इंडिया इंक्लूड नहीं है। तो कुछ ऐसा सवाल कभी आ जाए तो इस तरीके से आप याद रखें, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं, अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, UNDP। तो ये सभी जानते हैं और बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मुख्यालय कहां पर है दोस्त, तो याद रखेंगे मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, 1965 में इसको बनाया गया था। और इसके बारे में एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो यह सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर दोस्त याद रखना कि आप जानते हैं कि SDG इनका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हिंदी में हम इसे कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। हिंदी में क्या कहते हैं, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा
यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 लक्ष्यों को चुना गया है जिनको अचीव करना है 2016 से 2030 की अवधि में। तो 2016 से 2030 की अवधि के लिए 17 लक्ष्यों को चुना गया है और इन्हीं 17 लक्ष्यों को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहां से एक बहुत अच्छा सवाल यह आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा संस्थान है जो सतत विकास लक्ष्यों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यहां पर फिर आप आंसर करेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है और जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करता है। और दोस्त उस रिपोर्ट का नाम हम सभी जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जिसमें 3 पैरामीटर होते हैं दोस्त। कितने पैरामीटर होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं। एक तो आय, इनकम, दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ। तो ये 3 उसमें पैरामीटर होते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए कि इंडिया की इसमें रैंक क्या रही, ये क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके हेड कौन है? एक्शिम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। स्टेनर साहब अभी इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। अब नाटो अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाटो चर्चा में रहा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाटो भी इसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और पता है ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएगा इसमें, सदस्य वगैरह संख्या नहीं पूछेगा। यहां से सवाल एक तो आ सकता है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो एन से क्या निकल के आएगा? नॉर्थ, और ए से क्या निकल के आएगा? अटलांटिक। तो एन से निकल करके आ गया नॉर्थ, ए से निकल करके आ गया अटलांटिक, और टी से क्या निकल के आएगा दोस्तों? ट्रीटी, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। लेकिन हमेशा आपको नाटो के ही फॉर्म में ये लिखा मिलता है। और दूसरा इसका मुख्यालय याद रखना कहां पर है? बेल्जियम ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना दिवस पढ़ लेते हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 49, वर्तमान में 29 सदस्य हैं और इंडिया इसका इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है। तो ये सब आप देख लेना, बाकी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, अब पढ़ लेना एक बार। पीडीएफ आपको भेज दिया गया है टेलीग्राम पर। ओके, तो नाटो इसके बारे में प्लीज याद रखेंगे आप। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ब्रसेल्स बेल्जियम में ये इसका हेडक्वार्टर है। अगले संस्थान की बात करते हैं यूनेस्को। अब यूनेस्को तो बहुत कारणों से चर्चा में रहता है और यूनेस्को की वैसे भी हम बात करते हैं, पर हालिया चर्चा का कारण यह रहा कि अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को छोड़ दिया था। तो आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की गई और कारण आप जानते हैं जो फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन का मुद्दा एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो फिलिस्तीन के इशू के कारण अमेरिका और इजराइल ने क्या किया है? अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को को छोड़ दिया है। अब वहां पर एक अलग ही जियोपॉलिटिक्स मुद्दा है, तो उस पर हमें बिल्कुल नहीं जाना है अभी, बस शॉर्ट में आपको ये याद रखना है। तो यूनेस्को का तो दोस्त एक इंपॉर्टेंट होता है फुल फॉर्म, जो लगता है पर बहुत से लोगों को याद नहीं होता। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर निकल के आता है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएन से क्या निकल के आएगा? यूनाइटेड नेशंस निकल के आएगा। ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय प्लीज याद रखेंगे पेरिस फ्रांस में है। कहां पर है दोस्त? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी। 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके 195 सदस्य हैं। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो एंड्रे जूले करके इसके निदेशक हैं। और आप जानते हैं कि यूनेस्को के 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलते हैं। एक तो चलता है MAB, MAB प्रोग्राम चलता है, और दूसरा आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम चलता है। विश्व विरासत स्थल करके एक कार्यक्रम चलता है, और एक चलता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और मैब एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के द्वारा ही भारत में 18 बायोस्फीयर बनाए गए हैं। भारत में कितने बायोस्फीयर हैं? 18 बायोस्फीयर हैं। तो यूनेस्को का ही वो एक कार्यक्रम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्त अगले संस्थान पर, और अगले संस्थान का नाम है IMF।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला संस्थान कौन सा है दोस्त? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। स्थापना इसकी भी 1945 में हुई थी। और याद रखेंगे अभी हमने पढ़ा था कि ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है? तो दो संस्थानों को ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एक तो हो गया दोस्त वर्ल्ड बैंक और दूसरा हो गया आईएमएफ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि आईएमएफ की स्थापना कब की गई? तो 1945 में की गई और इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? क्रिस्टीना गर्जिया है। दूसरा, चीफ इकोनॉमिस्ट के बारे में याद रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीफ इकोनॉमिस्ट इसके हैं गीता गोपीनाथ। कौन है दोस्त? गीता गोपीनाथ। और मेंबर कंट्रीज भी कितनी है? 189 है। और यह दो रिपोर्ट के लिए चर्चा में रहता है। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एक कौन सी रिपोर्ट? एक हो गई दोस्त वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें वो जीडीपी कितनी बढ़ेगी, कितना विकास दर होगा, इसके बारे में बात करता है। और दूसरी रिपोर्ट दोस्त हो गई ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो गीता गोपीनाथ के बारे में भी याद रखेंगे। ये चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य आर्थिक अर्थशास्त्री हैं। किस संस्थान में? आईएमएफ में। किसमें है दोस्त? आईएमएफ में ये प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत है। चलिए अगले संस्थान की बात करते हैं। और अगला संस्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला संस्थान है सार्क। कौन सा संस्थान है दोस्त? अगला संस्थान है सार्क। सार्क फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षेस भी कहा जाता है कई बार इसे, दक्षेस। ओके, तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, ये अपने आप में, ये मेरा पर्सनली मानना है कि दुनिया का सबसे सफलतम संगठन बन सकता था, पर पाकिस्तान के कारण ये दुनिया का सबसे सफलतम संगठन नहीं बन पाया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है उसका असर सार्क पर क्लियरली देखा जा सकता है। और सार्क जिसकी स्थापना दोस्त 1985 में ढाका में हुई थी, यह उतना सफल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया। तो चलिए सार्क के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं दोस्त। पहला पॉइंट, सार्क की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे 8 दिसंबर 1995 को। कब? सॉरी 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को किसकी स्थापना की गई? सार्क की। इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो याद रखेंगे ढाका में इसकी स्थापना की गई थी दोस्त। कहां पर की गई थी? ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? उसके अलावा अच्छा, ढाका में भी हमने मुख्यालय पढ़ा था। किसका मुख्यालय था? तो बिम्स्टेक का। ओके, बिम्स्टेक का मुख्यालय था। ढाका में इसकी स्थापना की गई, लेकिन मुख्यालय किसे बनाया गया? काठमांडू नेपाल को। हेडक्वार्टर किसे बनाया गया? काठमांडू नेपाल को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। पहला जो सार्क का सम्मेलन है, जो सार्क का फर्स्ट समिट है, वो 1985 में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। 1985 में कहां हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। जबकि इसका 18वां सम्मेलन 18th समिट कहां पर हुआ? तो 2014 में इसका 18th समिट काठमांडू नेपाल में हुआ। कहां पर हुआ? काठमांडू नेपाल में हुआ। 19वां सम्मेलन जो है दोस्त, वो होना कहां पर था? इस्लामाबाद में होना था 2016 में। तो एक चीज आपको यहां से यह भी पता पड़ती है कि हर 2 साल के बाद सार्क के समिट किए जाते हैं, पर 2016 का ये जो समिट है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि भारत के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया उरी हमले के खिलाफ। तो इंडिया में इसी समय पर उरी अटैक हुआ था, तो उरी अटैक के चलते भारत ने मना कर दिया इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने से, और इस्लामाबाद का यह सम्मेलन भी रद्द हो गया। इसके बाद जो 20वां सम्मेलन संपन्न हुआ वो कहां पर हुआ? तो वो काठमांडू नेपाल में हुआ। कहां पर हुआ? काठमांडू नेपाल में वापस से हुआ। और इसका थीम क्या रखा गया? वेविंग दी वेव। थीम क्या रखा गया? वेविंग दी वेव इसका थीम रखा गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ओईसीडी।
OECD, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो OECD का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी स्थापना, अब देखो यहां पे दो अलग अलग चीजें निकल करके आती हैं कि अगर आपसे OECD पूछ ले तो OECD को जो बनाया गया तो ये 1961 में बनाया गया, पर इसका बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी OEEC, ओके, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यूरोप करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे 1948 में बनाया गया था। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके, इसी संस्थान का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? OECD रख दिया गया। OECD रख दिया गया। तो OECD का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना कि भारत इसका सदस्य नहीं है और यह भी ब्लैक लिस्ट को जारी करता है। ओके, यह भी ब्लैक लिस्ट को जारी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले संस्थान की बात करते हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्त? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका फुल फॉर्म हो गया। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। और ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। स्थापना कब हुई दोस्त? 1957 में इसकी स्थापना की गई, 1957 में इसकी स्थापना की गई और 171 सदस्य इसमें शामिल है। चलिए अगले संस्थान की बात करते हैं, ADB। ये प्लीज याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर लोग इसे एक नाम से बुलाते हैं और वो नाम है ब्रिक्स बैंक। वो नाम क्या है? ब्रिक्स बैंक। ओके, तो ब्रिक्स बैंक के नाम से इसे अक्सर बुलाते हैं, जिसमें से BRICS, ब्रिक्स। तो B से ब्राजील निकल के आता है, R से रशिया निकल के आता है, I से इंडिया निकल के आता है, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका निकल के आता है। तो हुआ ये कि ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है अगर आप पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। तो ब्रिक्स देशों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में क्या किया गया? जो मनीला, फिलीपींस में ये ब्रिक्स देशों की बैठक के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया। सॉरी यार, इसका इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गया है, 2014 में से बनाया गया था। एक्सट्रीमली सॉरी, ये ऊपर नीचे हो गया इसका इंफॉर्मेशन। ओके, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये उसके लिए सॉरी, ये पूरा गलत हो गया। सॉरी, एक मिनट, वो मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करने लगा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात है, ADB, सॉरी उसके लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक आप जानते हैं कि एशिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1966 में। ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में स्थापना की गई और ADB का मुख्यालय कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। कहां पर है दोस्त? मनीला, फिलीपींस में है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो तकाशी बांतांबे थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मासाशुगो आशिकावा। प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा, पर एग्जाम में आ जाएगा तो टिक कर देंगे MCQ लेकर के। और इसके 68 सदस्य हैं, 68 इसके कंट्रीज हैं। चलिए आगे चलते हैं, 2-3 संस्थान और बचे हैं, अगला वीडियो में फिर अगली बात करेंगे। इसके बाद है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। IORA की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्त? मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। और यह पॉइंट आपको याद रखना है कि 2018 में मालदीव को 22वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया और तुर्की और रिपब्लिकन कोरिया को भी डायलॉग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया। तो अगला क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो सिर्फ यहां से एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि IORA का फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर याद रखना, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्त? मॉरिशस में है, जिसे 1997 में बनाया गया था। अगले संस्थान की बात करें, ILO,
इस पे तो आप ये मान के चलो कि आप महा के ऊपर क्यूब लगा दो और इसे याद करके जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और कारण सिर्फ एक है कि इसको कितने साल हो चुके हैं, 100 साल हो चुके हैं, 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को, 29 अक्टूबर 1919 को कहां पर 1919 को की गई थी, और अभी हम किस में चल रहे हैं, 2019 में, तो 100 साल पूरे हुए हैं, 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भूलने की भी गलती आप नहीं करेंगे कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई थी, मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। और भारत के द्वारा इसके 138 नंबर का कन्वेंशन और 182 नंबर के कन्वेंशन को साइन किया गया है, जिसका संबंध किससे है, जिसका संबंध बाल श्रम से है, जिसका संबंध चाइल्ड लेबर से है। तो इंडिया एक तो ILO का मेंबर है, इंडिया भी संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य है। और इसके द्वारा भारत के द्वारा नंबर 138 और नंबर 182 के कन्वेंशन को साइन किया गया है, जिसका संबंध किससे है, बाल श्रम से है, चाइल्ड लेबर से। क्लियर। यहां पर दोस्त याद रखना कि इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और इसके हेड कौन है, तो गाय राइडर इसके वर्तमान में हेड है। तो ये प्लीज याद रखना, एक एक बात इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। BCV ऑर्गेनाइजेशन IBSA, तो IBSA चर्चा में कब आई थी, जब आप जानते हैं जनवरी में साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए हुए थे, और राष्ट्रपति जब भारत आए हुए थे तो कोचीन में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसे पहला गांधी मंडेला स्टेटमेंट कहा गया था। तो IBSA का भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैं कह रहा हूं जैसे IORA हो गया तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और दूसरा IBSA हो गया तो इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, IBSA। तो देखो, I से इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और फिर डायलॉग फोरम इसका फुल फॉर्म है। 2003 में इसकी स्थापना की गई। ये एक संधि है, एक प्रकार का फोरम है, तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है। क्लियर। तो 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका पहला सम्मेलन ब्राजीलिया में किया गया था, और इसका आखिरी जो सम्मेलन हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। IORA हो गया या IPSA हो गया, IPSA बोला जाता है इसे। इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो रिमेंबर कि इनके फुल फॉर्म आपको पता रहे। बस 4 ऑर्गेनाइजेशन और हैं। अगला है आर्कटिक काउंसिल, इसको आप पढ़ लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्वे में इसका हेडक्वार्टर है, और 2013 में भारत को इसके पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा मिल गया था। अगला संस्थान GEC, ये थोड़ा सा चर्चा में रहा, और चर्चा में रहने का कारण ये रहा कि हाल ही में जो इसमें क्या रहा था कि आर्थिक सुधार इसमें ये चर्चा में रहा था तेल की कीमतों को लेकर के, ऑयल प्राइसेस को लेकर के। तो तेल कीमतों को लेकर के ये बहुत चर्चा में रहा। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसका कब बनाया गया, तो 1981 में इसे बनाया गया। कहां पर बनाया गया, अबू धाबी UAE में। बनाया कहां पर गया, 1981 में इसे बनाया गया अबू धाबी UAE में। लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्त याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है रियाद में। कहां पर है, रियाद में है, सऊदी अरब में। रियाद सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है। ओके। इराक को छोड़कर बाकी जितने भी 6 गल्फ कंट्रीज हैं वो सारे के सारे इसके सदस्य हैं। तो इराक बस को छोड़ दिया जाए तो इराक को छोड़कर जो बाकी के 6 सदस्य हैं वो किसके मेंबर हैं, वो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, जिसमें शामिल है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये सारे लोग इसके संस्थान सदस्य हैं, सिर्फ इराक को छोड़ करके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
क्लियर। फिर एक है आईसीसी। आज हम आईसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, कल हम आईसीजे के बारे में बात करेंगे और उसका कंपैरिजन भी कल हम करा देंगे। पर यहां पर आईसीसी वो क्रिकेट काउंसिल वाला नहीं है जिसका मुख्यालय दुबई में है। यहां पर ये जो आईसीसी हम पढ़ रहे हैं यह है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या है दोस्त? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है। कहां पर है दोस्त इसका मुख्यालय? हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अब क्या है कि अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चर्चा में है, आईसीजे अभी चर्चा में है, लेकिन उसी से मिलता जुलता एक संस्थान है, वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इसके बारे में तो कल हमें पढ़ना ही है, आज आईसीसी के बारे में आप जान लीजिए। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेग नीदरलैंड में है। स्थापना कब हुई दोस्त? 2002 में हुई। सदस्य कितने हैं? 123, 123। और सबसे नया सदस्य है मलेशिया। सबसे नया सदस्य कौन सा है? मलेशिया। और फिलीपींस ने इसकी अध्यक्षता त्याग दी थी। और इंपॉर्टेंट यह है कि भारत, चीन, अमेरिका और रूस, भारत, चीन, अमेरिका और रूस इसके सदस्य नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये इंटरनेशनल अलग है, जबकि आपराधिक मामलों की अदालत है। ओके, यहां पर क्रिमिनल केसेस लाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम बाद में चर्चा करेंगे, कल कंपेयर करेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और 2002 में इसको बनाया गया था। और भारत, चीन, अमेरिका और रूस और फिलीपींस भी इसके मेंबर नहीं है, पर हाल ही में मलेशिया ने इसको ज्वाइन किया है। तो प्लीज आप ये याद रखेंगे दोस्त। चलिए आखिरी संगठन की बात करते हैं और यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में मैंने वहां पर बात कर दी थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, वो जस्ट फबल हो गया था दिमाग में। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। ओके, एनडीबी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया था 15 जुलाई 2014 में। कब बनाया गया था? तो 15 जुलाई 2014 में निर्माण किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और इसकी घोषणा की गई थी 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में, जो कहां पर हुआ था? जो फोर्टलिजा ब्राजील में हुआ था। फोर्टलिजा ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। तो ब्रिक्स, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और इसको ब्रिक्स बैंक भी कह दिया जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसे ब्रिक्स बैंक भी कह दिया जाता है। तो ब्रिक्स का 6वां समिट हुआ था, 6वां समिट हुआ था। और ब्रिक्स का 6वां सम्मेलन कहां पर हुआ था? फोर्टलेजा ब्राजील में हुआ था। फोर्टलेजा ब्राजील में इसका 6वां सम्मेलन हुआ था। और इसके 6वें सम्मेलन में बनाया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इन पांचों राष्ट्रों ने मिलकर के क्या बनाया था? ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, जिसका हेडक्वार्टर किसे रखा गया? संघाई को। संघाई कहां पर आता है? चाइना में आता है। तो संघाई के चीन में इसका मुख्यालय है। और इसके पहले जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं केवी कामत। कौन बने हैं? केवी कामत बने हैं। और इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया है। और 2016 में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक ने अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो दोस्त, आज हमने लगभग 24 महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात की। लगभग 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन और बचे हैं, जिसमें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम बात करेंगे, जिसमें हम एफटीए की भी बात करेंगे और आरसीईपी की भी हमको चर्चा करनी है। तो एक 10 ऑर्गेनाइजेशन और हैं, जिसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा और सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन जो महत्वपूर्ण है वो यहां पर कवर हो जाएंगे। सो अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यस, लुसेंट काफी है जी, अभिषेक जी, लुसेंट काफी है। एडीबी का हेड मैंने आपको बता दिया था अभी अभी, प्लीज देख लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, लुसेंट काफी है जी। थैंक यू सो मच। आई विश मैं प्लेलिस्ट यहां पर है रघुवीर जी, मेरा सिर्फ यही चैनल है अकेडमी स्टूडियो प्लेज में ही, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा विविध वाला, तो वहां आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, एडीबी का हेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैंने हेड बता दिया सचिन जी आपको।
अच्छा नहीं पूजा जी, मेरे को गुस्सा नहीं होगा, ज्योग्राफी की क्लास 29 से है, 29 से आपको ज्योग्राफी की क्लास वापस मिल जाएंगी। थैंक यू। ओके गाइज, प्लीज एक लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यार ये जो कंटेंट है ना, इसको निकालने में बहुत टाइम लगता है। और इस कंटेंट के लिए मैं शुक्रिया करना चाहूंगा एक तो लुसेंट की किताब का, जो मेरा सोर्स है वो बता दूं मैं आपको, लुसेंट की बुक, विकिपीडिया और दृष्टि की वेबसाइट को। तो इन तीन जो सोर्सेस हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत मदद की है इस कंटेंट के लिए। सो बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज इसके लिए एक लाइक कर देना, और आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर वगैरह जरूर कर देना यार, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से, कुछ नहीं। ओके नहीं यार, ILO की स्थापना इसमें बिल्कुल सही है, जो डेट मैंने आपको बताई है वही आप याद रखेंगे, 29 अक्टूबर। मैं यही तो कर रहा हूं कृष्णा जी, मैं यही कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट लिसनर्स के पार्ट ही बना रहा हूं। ओके थैंक यू। शैली जी, बहुत मुश्किल हो जाता है एमपी के मॉन्यूमेंट्स वगैरह, एमपी की मैंने पढ़ा नहीं हो, जब मैं एमपी पढ़ाता हूं तो फिर ना मैं बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मेरा। ओके थैंक यू। सो गाइज थैंक यू सो मच। नेक्स्ट का अगली क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं कि कल मेरी कौन कौन सी क्लास आएंगी, तो इसके बारे में अभी से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। देखो एक बार समझ लें, पहली बात तो मैं पॉलिटी की क्लास का आपको बता दूं, 2 मिनट बस ध्यान से सुन लें। पॉलिटी की जो क्लास है, तो अब पॉलिटी की जो एक तो पंचायत बचा हुआ है पॉलिटी में, तो पंचायत वाला क्लास आ जाएगा। ये कब आएगा, तो ये 31 को आएगा। ओके उसके बाद एक बचा हुआ है महत्वपूर्ण संशोधन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, तो ये कब आएगा, ये 1 जनवरी को आएगा। ओके ये 1 जनवरी को आएगा। उसके अलावा एक बचा हुआ है महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो ये कल आएगा सर, ये कल आएगा, और ये विविध वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। ये हो गई पॉलिटी की बात ज्योग्राफी की है, तो ज्योग्राफी के लेक्चर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो कब से आएंगे, वो 29 से आएंगे दोस्त, 29 दिसंबर से आएंगे। अब विविध की बात करें तो विविध में जो कल लेक्चर आएंगे उनकी बात मैं आपको बता देता हूं। कल एक तो आएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसका 2nd पार्ट कल आएगा, इसका पार्ट 2 आपको कल देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको दोस्त मैं बना दूंगा। दूसरा एक आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला वीडियो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, एक ये वीडियो आपका आएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाला वीडियो आएगा। और अगर मेरा स्लाइड पूरा हो जाता है, बिकॉज उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, तो कल एक बड़ा वीडियो हम बनाएंगे जनगणना के ऊपर, कल हम एक बड़ा वीडियो बनाएंगे सेंसस के ऊपर। ओके साइंस टेक वाला जो वीडियो है वो या तो हम संडे को लेकर के आएंगे, या फिर उसे मैं क्या कर रहा हूं कि साइंस टेक का एक बड़ा वीडियो बनाने की जगह 2 वीडियो बनाने का सोच रहा हूं, महत्वपूर्ण शब्दावली वगैरह पे, वो भी विविध वाले सेक्शन में ही आपको मिलेगा, वो भी आपको यही मिलेगा। तो एक जो साइंस टेक का वीडियो है जिसमें हमें शब्दावली वगैरह की बात करनी है, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग हेयर ओनली। ओके चलिए साइंस टेक की वीडियो का भी मैं आपको बता दूंगा, कल या परसों में वो वीडियो ला देंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, विविध वाले ये सारे पॉइंट ये कल मेरे वीडियोस आएंगे। और इसके अलावा दोस्त आप याद रखना कि मेंस की भी मेरी क्लासेस आएंगी आने वाले समय में, और प्री की मेरी क्लासेस ऑलरेडी अनअकैडमी ऐप पर चल रही हैं, तो आप अनअकैडमी ऐप को प्लीज डाउनलोड कर लेना। और कोई भी सब्सक्रिप्शन यार सिर्फ 6300 रुपये में आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, और इसमें भी आप MPPSC प्री प्लस मेंस, इसमें आप SI और कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा पैसा है, इतना पैसा तो सिर्फ एक कोचिंग करने का लग जाता है। ओके सो और ट्रस्ट मी, मैंने अभी जाकर के एक्चुअली हमको एक्सेस नहीं होता था, जस्ट एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं कि हमको एक्सेस नहीं था कि हम प्लस पर जाकर के देखें। तो आप में से ही एक स्टूडेंट ने मुझे अपनी आईडी दी कि सर आप मेरी आईडी से प्लस देख लीजिए, और मैंने प्लस पर जाकर के पूरी चीजें देखी। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, कुछ वहां पर जेन्युइनली बहुत अच्छे टीचर्स हैं। ओके जिसमें से कुछ का नाम मैं जरूर लूंगा। पवन सर वहां पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनका एक क्लास देखा, बहुत अच्छा क्लास था। रूप कुमार सर वहां पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया टीचर हैं। संपदा मैम के वहां पर वीडियोस पड़े हुए हैं जो टॉपर थी। तो 6300 में ये सब कुछ आप एक्सेस कर पाओगे, बस कोड याद रखना SG लाइव। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ पैसे बर्बाद करने वाली बात है, कुछ बहुत बड़ी बात है, बहुत बेसिक अमाउंट है। एंड आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, कल आपसे वापस से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, और बहुत बहुत ख्याल रखो। ओके स्वस्थ रहो और अच्छा पढ़ो। टेक केयर गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।